भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अनोखा और सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं आर्टिकल्स की, जिसमें लगातार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की हम चर्चा करेंगे, जिसमें ये पहला है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 17। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान का, जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जो भारतीय समाज में एक लंबे समय तक एक निगेटिव अवधारणा के रूप में था, उसको समाप्त करने की बात आर्टिकल 17 में की गई है। इसी तरीके से 18 नंबर आर्टिकल के अंदर उपाधियों के अंत की बात की गई है। जितने तरीके की उपाधियां थीं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त थी, जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती थी, भेदभाव पैदा करती थी, उन्हें समाप्त किया गया है। ये समता के अधिकार के विपरीत थी, इसलिए इन्हें समाप्त करके समानता की स्थापना पर बल दिया गया है। आर्टिकल 21 ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं के द्वारा इसमें लगातार विस्तार देखने को मिला है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार, उसी तरीके से निजता का अधिकार, ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिकल 21 का हिस्सा हैं। आर्टिकल 32 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट दाखिल कर सकता है और सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। यानी आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है मूल अधिकारों के हनन पर। इसके बाद आर्टिकल 38 ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसमें राज्य कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इन्हें उन मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है जो प्रवर्तनीय नहीं हैं। राज्य के लिए ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिसमें 38 नंबर राज्य के लिए है कि राज्य कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। ये कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो ग्राम पंचायत है उसका गठन किया जाएगा। ये शुरुआती समय में ही भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया था। भारत में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा 1992 के द्वारा प्रारंभ किया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया, जिसके द्वारा भारत में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को बल दिया गया। इसी का और विस्तारित रूप था पेशा अधिनियम 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जिस पर भारत सरकार काम कर रही है। नेक्स्ट ईयर तक कॉमन सिविल कोड पर गवर्नमेंट जो है एक एक्ट लेकर के आने वाली है। नेक्स्ट 49 है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 49 ये भी डीपीएसपी का हिस्सा है और लोगों के जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तु हैं, सरकार से अपेक्षा किया गया है कि वो उसके संरक्षण को सुनिश्चित करेगा और लोगों के द्वारा मौलिक कर्तव्यों में भी इसी तरीके से उम्मीद की गई है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण सुनिश्चित करने की बात की गई है। आर्टिकल 50 में, जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में किसी भी तरीके का ओवरलैपिंग ना हो, ताकि व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने मूल्यों को संरक्षित रखे। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये अंतिम डीपीएसपी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंतिम आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यूपीपीसीएस और आईएएस के प्रीलिम्स में ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए हमने कहाँ बात किया है, तो डीपीएसपी में किस आर्टिकल में है, 51 में, या 51 में क्या है, तो उसकी चर्चा है। बाद में
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में इंदिरा गांधी जी के समय में जोड़ा गया और इसको स्थान मिला है आर्टिकल 51A में, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। कहा गया अगर हम किसी को मूल अधिकार दे रहे हैं तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी उसके सुनिश्चित किए जाने चाहिए। मौलिक जो ये मूल कर्तव्य हैं न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, ना DPSP न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ना हमारी प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है, केवल मौलिक अधिकारों को न्यायालय में प्रवर्तनीय किया गया है। इसके बाद में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया, उसके द्वारा संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए जो आर्टिकल है वो 243K है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका और पंचायतों के लिए चुनाव संपन्न कराना है। ये राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए बॉडी नहीं है। राज्य विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 यानी राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभाओं का, विधान परिषद का जो चुनाव है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग परफॉर्म करता है। उसका आर्टिकल है आर्टिकल 324, जबकि यहाँ पर 243K जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग है जो केवल स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराता है यानी नगर पालिका और पंचायतों के। आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए किया गया प्रावधान है, यानी कि ये व्यवस्था जब देश के अंदर चाहे वो आंतरिक रूप युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो, तो वैसी स्थिति में भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये भारतीय संविधान की अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संविधान सम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है किसी राज्य के अंदर, तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और आर्टिकल 360 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 4 आर्टिकल आपको आपातकाल से संबंधित याद रखना है। 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है और आर्टिकल 365 भी राष्ट्रपति शासन की ही बात करता है, लेकिन अगर केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में राज्य विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 365 के तहत लगेगा। 356 और 365 में यही अंतर है। अगर संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो वो है आर्टिकल 356। लेकिन अगर केंद्र ने राज्यों को कोई निर्देश दिया है और राज्य उसके अनुपालन में विफल है तो आर्टिकल 365 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल है 368, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, एक बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है और इस आर्टिकल को 368 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी संशोधन की शर्त को। लेकिन भारत के संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा कि भारत में अगर पूछे सर्वोच्च कौन है, संसद सर्वोच्च है या फिर संविधान, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो संविधान की मूल संरचना है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है उस पर एक सीमा है। वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकती, बाकी और किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो आर्टिकल 368 है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान में परिवर्तन करने की, संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे हमारे संविधान के, इनके बारे में मैंने चर्चा किया। आगे आपसे लगातार भारतीय जो